गंगा नदी के विस्तार के बारे में कुछ आज हम लोग फिर से जानेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। वो कितने किलोमीटर में फैली हुई है? तो 2525 किलोमीटर में फैली हुई है। यह दो देशों से होकर के गुजरती है। पहला है भारत और दूसरा बांग्लादेश। मतलब भारत और बांग्लादेश से होकर के ये गुजरती है। भारत में इसको गंगा नदी के नाम से जानते हैं, तो वहीं पे बांग्लादेश में हम लोग इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। गंगा नदी जो है ना, भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों से और पश्चिम बंगाल में। 2008 में गंगा नदी को जो है ना राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया, और वहीं पे गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा याद करने वाला पॉइंट था। क्या जो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के नाम से घोषित किया गया है, और 2000 और मतलब गंगा डॉल्फिन को ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। देखिए, अब हम लोगों को समझना है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से वो निकलती है, कहाँ से वो निकलती है और कैसे कैसे वो आगे बढ़ती है, कहाँ जा कर के मिलती है, तो तब उसका गंगा नाम पड़ता है। वो अब हम लोगों को समझना है। तो देखिए, गंगा नदी जो है ना, पहले देखिए ये नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो ग्लेशियर से निकलती है। और हमारे देश में जो है ना बहुत सारे क्या है, पहाड़ियाँ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमानी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो हिमानी के नाम से जानते हैं। पहला क्या है, गंगोत्री हिमानी, और दूसरा क्या है, संतोप हिमानी। गंगोत्री हिमानी पूर्वी की ओर से आती है, पूरब की ओर से, और संतोप हिमानी किधर से आती है? पश्चिमी ओर से आती है। पूरब की ओर से कौन सी हिमानी आती है? गंगोत्री। और संतोप हिमानी पश्चिम की ओर से आती है। और गंगोत्री हिमानी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं। और संतोप हिमानी को हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं? अलकनंदा के नाम से जानते हैं। मतलब गंगोत्री हिमानी जो है थोड़ी दूर जो चल के आती है, तो उसके बाद वो किस नदी में वो कौन सी नदी कहलाती है? तो भागीरथी नदी कहलाती है। और संतोप हिमानी जो कुछ दूर चल के आती है, तो वो कौन सी नदी कहलाती है? अलकनंदा नदी कहलाती है। तो देखिए, अब क्या है भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है ना देवप्रयाग में जाकर के मिलती है, तब ये क्या बनती है? गंगा नदी बनती है। कौन सी नदी? तो भागीरथी जो है कहाँ जाकर के मिलती है? तो देवप्रयाग में जाकर के मिलती है, तो वो क्या बनती है? तब वो क्या बनती है? गंगा नदी बनती है। और संतोप हिमानी के पास कौन सी नदी है? तो बद्रीनाथ मंदिर है। संतोप हिमानी के पास कौन सा मंदिर है? तो बद्रीनाथ मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास से कौन सी नदी निकलती है? तो अलकनंदा नदी निकलती है। बद्रीनाथ के आसपास से कौन सी नदी निकलती है? तो अलकनंदा नदी निकलती है। और जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों कहाँ आकर के मिलते हैं? देवप्रयाग में, तो वो वहाँ से वो कौन सी नदी बन करके निकलती है? तो गंगा नदी बन करके निकलती है। उससे पहले वो कौन सी नदी रहती है? तो भागीरथी नदी रहती है। और अलकनंदा के भी कितने सारे सहायक नदियां हैं? तो 4 सहायक नदियां हैं। कौन कौन से सहायक नदियां हैं? तो देख लीजिए, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, और क्या होते हैं? कर्णप्रयाग। तो उसको मंदाकिनी नदी के भी नाम से जानते हैं। मंदाकिनी नदी किस नाम से? तो मंदाकिनी नदी। देखिए, आप क्या है, धौली गंगा का जो है ना धौली गंगा अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में जाकर मिलती है। धौली गंगा कहाँ जाकर के मिलती है? विष्णुप्रयाग में जाकर के मिलती है। किससे मिलती है? तो अलकनंदा नदी का वो क्या है? अलकनंदा नदी का धौली गंगा जो है पहला सहायक नदी है। अलकनंदा नदी की पहली सहायक नदियाँ कौन सी होगी? तो धौली गंगा, जो कहाँ जाकर के मिलती है? विष्णुप्रयाग में जाकर के मिलती है। किससे मिलती है? तो अलकनंदा नदी से जाकर के मिलती है। किससे जाकर के मिलती है? तो अलकनंदा नदी से जाकर के मिलती है। तो वहीं पे देखिए क्या, फिर नंद प्रयाग में अलकनंदा का नंदाकिनी नदी से संगम होता है, मिलन होता है, मिलती है, कुछ भी बोल सकते हैं। और कर्णप्रयाग में अलकनंदा का कर्ण गंगा या पिंडर नदी, उसको पिंडार नदी भी कहते हैं, या कर्ण गंगा भी कहते हैं। कर्ण गंगा में जाकर के क्या होती है? मिलती है। कौन मिलती है? तो कर्णप्रयाग जो है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा कर्ण गंगा या पीडर नदी से मिलती है। और ऋषिकेश से 139 किलोमीटर दूर स्थित रुद्रप्रयाग में अलकनंदा किससे मिलती है? तो मंदाकिनी नदी से मिलती है। किससे मिलती है? तो मंदाकिनी नदी से मिलती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे का हम लोग फिर से पॉइंट समझते हैं क्या, जो फिर देखिए,
तो देखिए देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल पर बसा हुआ है। देवप्रयाग कहाँ बसा हुआ है? तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ दोनों नदियाँ जाकर के मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। तो उस दोनों के संगम स्थल पर क्या कौन सा वो बसा हुआ है? कौन सा प्रयाग बसा हुआ है? तो देवप्रयाग बसा हुआ है। इस संगम को आगे चल के हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और देखिए क्या, जो देवप्रयाग को और हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? तो सुदर्शन क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। देवप्रयाग को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सुदर्शन क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। और देखिए क्या, देवप्रयाग जो है ना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। हाँ, ये एक तीर्थ नगरी है। देवप्रयाग क्या है? टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक देव नगरी है। यह 5 प्रयागों में से एक है। कौन? तो देवप्रयाग का पवित्र संगम भी कहा जाता है। देवप्रयाग को क्या कहा जाता है? पवित्र संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 5 प्रयाग आकर के क्या होते हैं? मिलते हैं। तो इसलिए और यहाँ पर क्या है? तीर्थ नगरी भी है। कहाँ? तो ये किस जिले से निकलती है? तो टिहरी के गढ़वाल जिले से, उत्तराखंड के टिहरी के गढ़वाल जिले में स्थित क्या है स्थित है? तो देवप्रयाग स्थित है। और यहाँ पे मतलब जो भागीरथी और अलकनंदा जो आ करके मिलती है तो उसको देवप्रयाग कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का जो संगम होता है तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? देवप्रयाग। कहाँ आकर के मिलती है? तो देवप्रयाग में आगे मिलती है। उसके बाद वो आगे चल करके किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आगे हम लोग समझेंगे। अब किसके बारे में समझेंगे? तो फिर वहाँ से निकलने के बाद वो कहाँ जाती है, फिर उसके बाद वो कहाँ जाती है, फिर किससे मिलती है, उसके बारे में समझेंगे। मतलब तो देखिए 5 प्रयागों के बाद जो है ना वो 200 किलोमीटर संकरा पहाड़ी रास्ता क्या करती है? तय करती है। और उसके बाद वो कहाँ जाकर के पहुँचती है? तो ऋषिकेश जाकर के पहुँचती है। और प्रथम बार किसको स्पर्श करती है, किसको छूती है? तो मैदानी भाग को स्पर्श करते हुए वो कहाँ पहुँच जाती है? हरिद्वार पहुँच जाती है। तो 5 प्रयागों के बाद मतलब देवप्रयाग के बाद वो कितना किलोमीटर चलती है? तो 200 किलोमीटर। कैसे चलती है? तो संकरा मतलब बहुत पतली सी पहाड़ी सी रास्ता को तय करते हुए वो कहाँ जाकर के पहुँचती है? ऋषिकेश होते हुए प्रथम बार किसको स्पर्श करती है? तो मैदानी भागों को स्पर्श करते हुए, प्रथम बार मैदान को छूते हुए, स्पर्श करते हुए वो कहाँ जाकर के स्पर्श करती है? तो हरिद्वार में स्पर्श करती है। प्रथम बार कहाँ जाकर के मैदान को स्पर्श करती है? तो हरिद्वार में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गंगा नदी जो है प्रथम बार किस जगह के मैदानी भाग को स्पर्श करती है? तो हरिद्वार के मैदानी भागों को स्पर्श करते हुए कितने किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए? तो 200 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए। कहाँ से रास्ता तय करते हुए? तो 5 प्रयाग के बाद मतलब देवप्रयाग के बाद वो 200 किलोमीटर चल करके प्रथम बार किसको स्पर्श करती है? तो मैदानी भागों को स्पर्श करते हुए वो कहाँ जाकर के पहुँचती है? तो हरिद्वार जाके पहुँचती है। क्लियर हो गया? और देखिए क्या, जो हरिद्वार से जो है ना लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते हुए वो बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए वो प्रयाग पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? प्रयागराज पहुंचती है। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए क्या, जो हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते हुए वो बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए वो कहाँ पहुंचती है? प्रयागराज पहुंच जाती है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया है। फिर आगे का अब हम लोग फिर समझते हैं। अब देखिए कन्नौज में क्या होती है? रामगंगा नदी जो है ना कन्नौज के पास में गंगा में जाकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है। पहली गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा नदी है। वो कहाँ आकर के मिलती है? तो कन्नौज में आकर के मिलती है। देखिए रामगंगा नदी जो है ना, रामगंगा नदी लघु हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से क्या होती है? निकलती है। कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, जो रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो लघु हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से क्या होती है? निकलती है। और कहाँ जाकर के मिलती है? तो कन्नौज में गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। अब देखिए क्या, रामगंगा नदी के भी कई सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन आ सकता है जो रामगंगा नदी के कितने सारे सहायक नदियां हैं? तो कहिएगा गौरी गंगा, कोसी, अरिल, खो और देवहा है।
कौन कौन से हैं? तो गौरी गंगा, कोसी, अरिल, खोह और देवहा है। ये सब रामगंगा नदी के सहायक नदियां हैं। और देखिए क्या, जो रामगंगा नदी जो है ना, उत्तराखंड के पौड़ी और चमोली जिलों से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाकर के बहती है। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के पौड़ी और चमोली जिलों से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। और एक बात है क्या, जो रामगंगा नदी के कितने सारे सहायक नदियां हैं? अभी आप लोग को बताए थे, कौन कौन से हैं? तो गौरी गंगा, कोसी, अरिल, खोह और देवहा हैं। समझ में आ गया? इसके बाद हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? तो देखिए, अब किसके बारे में पढ़ना है, तो वहाँ से फिर वो आगे बढ़ती है। कहाँ आगे बढ़ती है? तो प्रयागराज पहुँचती है। प्रयागराज में उसका किन किन नदियों से मिलन होता है, किन किन नदियों का संगम होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। अब देखिए, प्रयागराज में गंगा का संगम किससे होता है? तो यमुना नदी से होता है। किससे होता है? तो यमुना नदी से होता है। प्रयागराज में गंगा नदी का संगम किससे होता है? तो यमुना नदी से होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर के मिलती है? तो यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और कहाँ जाकर के मिलती है? तो प्रयागराज में जाकर के मिलती है। ये समझ में आ गया? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री से निकलती है और कहाँ जाकर के मिलती है? तो प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। तो देखिए, यमुना नदी जो है ना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तर भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। और अभी बताए हैं, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री से निकलती है और कहाँ जाकर के मिलती है? तो प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। किससे मिलती है? तो गंगा नदी से जाकर के मिलती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। यह उत्तर भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये फिर से समझिए कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ जाकर के मिलती है? तो प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। किससे मिलती है? तो गंगा नदी से मिलती है। अब क्वेश्चन है कि ये भी आ सकता है, या किस ओर से बहती है, मतलब किस ओर की सबसे बड़ी नदी है? तो किस ओर की सबसे बड़ी नदी है? तो उत्तर की ओर की। यह किधर से निकलती है? तो उत्तर से निकलती है और कहाँ आकर के मिलती है? तो प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। कौन नदी? तो यमुना नदी के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। यमुना नदी जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है। मतलब ये उत्तर की ओर से बहती आती है, मतलब उत्तर की ओर से आती है और कहाँ आकर के मिलती है? प्रयागराज में। किससे मिलती है? तो गंगा नदी से आकर के मिलती है। यमुना नदी का भी कितने सारे सहायक नदियां हैं? तो कितने सारे सहायक नदियां यहाँ पर देखिए क्या है, तो चंबल नदी है, बेतवा है और केन है। चंबल नदी भी कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश में, जिसको हम लोग एमपी भी कहते हैं, मतलब एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। बेतवा नदी भी कहाँ से निकलती है? तो विंध्या पर्वत से निकलती है और कौन से राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में। केन नदी भी जो है वो कैमूर की पहाड़ियाँ से निकलती है और कौन से राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या, जो गोमती नदी जो है ना, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधोटंडा गांव के पास से गोमत ताल से निकलती है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमत ताल से निकलती है। कौन से जिले से निकलती है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से गांव से भी निकलती है? तो माधोटंडा गांव से। कौन से गांव से निकलती है? तो माधोटंडा गांव से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो गोमत नदी, मतलब जिसको गोमती नदी भी हम लोग कहते हैं। गोमती नदी जो है कौन से जिले से निकलती है? तो पीलीभीत जिले से। कौन से स्टेट के? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधोटंडा गांव के पास से गोमत ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो गोमत ताल से निकलती है और कहाँ आकर के मिलती है? तो गाजीपुर में आकर के गंगा नदी से क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो देखिए, गोमती नदी जो है ना 960 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए गाजीपुर के जिले सैदपुर गांव में आकर के किससे मिल जाती है? तो किससे मिल जाती है? गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। ऐसे समझने वाला बात है कि गोमती नदी 960 किलोमीटर का सफ़र करते हुए गाजीपुर में गंगा नदी से आकर के मिल जाती है।
किस जिले से निकलती है? तो पीलीभीत जिले से निकलती है। किस गांव से निकलती है? तो माधोटंडा गांव से निकलती है। और कहाँ से निकलती है? तो गोमत ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो गोमत ताल से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो गोमती नदी निकलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो अब आगे फिर पढ़ेंगे। आप किसके बारे में जानेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक नदी है, कौन सा है? तो काली और कर्णाली, जो कहाँ से निकलती है? काली नदी हिमालय से भी काली भी नदी हिमालय से निकलती है और कर्णाली भी नेपाल के हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पर आप समझने वाला बात है। और कहाँ आकर के मिलती है? तो छपरा में आकर मिलती है। तो देखिए अब यहाँ पर है क्या, काली नदी और कर्णाली नदी दोनों कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो दोनों हिमालय से निकलती है। और देखिए यहाँ पर क्या, जो फिर आगे चल करके अभी हम पढ़ाते हैं। देखिए काली नदी जो है ना, भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित काली माता के मंदिर के पास से निकलती है। और ये काली नदी की निचली धारा को हम लोग शारदा नदी के भी नाम से जानते हैं। मतलब एक तरह से कहिए कि भारत में इसको हम लोग, काली नदी को भारत में हम लोग शारदा नदी के नाम से जानते हैं। और वहीं पर देखिए क्या, कर्णाली नदी दक्षिण तिब्बत के ऊंचे पर्वत श्रृंखलों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों से निकलती है। और नेपाल में प्रवेश करने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? कर्णाली नदी हो जाता है। नेपाल में प्रवेश करने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? कर्णाली नदी हो जाता है। और यह देखिए क्या, शिवालिक पर्वतमाला पार करते हुए यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। यह शाखा भारतीय सीमा के दक्षिणी में मिलकर यह घाघरा नदी बनाती है। उसकी कर्णाली नदी की जो है ना, जो भारत में जो भारतीय सीमा में जो दक्षिणी भाग में से मिलकर यह कौन सी नदी बनाती है? तो घाघरा नदी बनाती है। घाघरा नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी क्या होती है? सहायक नदी है। घाघरा नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मतलब एक तरह से कहिए कि क्या, जो कर्णाली नदी जो है ना, वो नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। और वो जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है तो भारत में उसको हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं? तो घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। भारत में हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? तो घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। और देखिए क्या, यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत श्रृंखलों से मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। कौन सी नदी? तो कर्णाली नदी के बारे में बात कर रहे हैं। कर्णाली नदी जो है वह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों से निकलती है। कौन से झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलते हुए के समीप से निकलती है। और यहाँ से यह नेपाल में प्रवेश करते हुए इसका नाम क्या हो जाता है? कर्णाली नदी हो जाता है। इसके बाद यह भारत के यूपी एवं बिहार में प्रवाहित होती है। लगभग 970 किलोमीटर का यात्रा करने के बाद यह बलिया और छपरा के बीच में यह गंगा में जाकर के मिल जाती है। ये कहाँ जाकर के मिल जाती है? तो बलिया और छपरा में कितने किलोमीटर यात्रा करने के बाद? तो 970 किलोमीटर यात्रा करने के बाद यह बलिया और छपरा में जाकर के किससे मिल जाती है? तो गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? तो कर्णाली और काली दोनों नदी, जो काली नदी और कर्णाली नदी, जो धीरे धीरे वो काली नदी का निचली धारा को हम लोग क्या कहते हैं? शारदा नदी कहते हैं। और कर्णाली नदी के धारा को क्या कहते हैं? घाघरा नदी कहते हैं। वो दोनों आकर के मतलब जब भारत में जब प्रवेश करती है तो धीरे धीरे वो किस नाम से जानी जाती है? तो घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। और वो कहाँ? बलिया और छपरा के बीच में गंगा नदी से क्या हो जाती है? मिल जाती है। कहाँ आकर के मिलती है? तो छपरा में आकर के ये गंगा नदी से क्या हो जाती है? मिल जाती है। कौन सी नदी? तो घाघरा नदी। कौन सी नदी आकर के मिलती है? तो घाघरा नदी। धीरे धीरे मतलब काली नदी और कर्णाली नदी की जो धाराएं हैं वो बाद में चल के क्या कहलाती है? घाघरा नदी कहलाती है। जो कहाँ आकर के मिलती है? छपरा में आकर के मिल जाती है। किससे मिल जाती है? तो गंगा नदी से आकर मिलती है। यहाँ तक समझ क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या, अब हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? सोन नदी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? तो सोन नदी के बारे में पढ़ना है। यहाँ देखिए कि सोन नदी जो है ना, भारत के मध्य भागों में बहने वाली एक नदी है। भारत के कौन से भागों में बहने वाली नदी है? तो मध्य भागों में बहने वाली एक नदी है। हाँ, इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सोन नदी को? तो सोनभद्र शिला के भी नाम से जाना जाता है। यमुना नदी के बाद यह गंगा नदी के दक्षिणी उपनदियों में से सबसे बड़ी नदी है। किधर से बहती है? तो दक्षिण की ओर से। किधर से बहती है? तो दक्षिण की ओर से यह बहती है।
यह मध्य प्रदेश के अनुरूप जिले में अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पास से निकलती है। यहाँ तक समझ गए होइएगा। और जो क्या देखिए, क्या जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोता स्थल से पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो विंध्याचल पहाड़ियों के नर्मदा नदी के स्रोता स्थल के पूर्व में स्थित है। यह यूपी, झारखंड और अन्य राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है, मतलब गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझा दे। सोन नदी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो सोनभद्र शिला के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे, तो सोनभद्र शिला के भी नाम से जानते हैं। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में से सबसे बड़ी क्या है, उपनदियों की सबसे बड़ी नदी है। क्या है, उपनदियों की सबसे बड़ी नदी है। कौन है, तो सोन नदी जो है गंगा नदी, मतलब पहला ये यमुना आ रहा था। जो सबसे बड़ी क्या थी, सहायक नदियाँ थी। यमुना जो है उत्तर की ओर से बहती थी, और यहाँ सोन नदी जो है किस ओर से बहती है, तो दक्षिण ओर से। और कहाँ जाकर के मिलती है, तो पटना में जाकर के मिलती है। किस नदी से जाकर के मिलती है, तो गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। तो सोन नदी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सोनभद्र शिला के भी नाम से जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो सोनभद्र शिला के भी नाम से जानते हैं। और देखिए कि क्या यह मध्य प्रदेश के अनुरूप जिलों में अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है सोन नदी, तो अमरकंटक के पास से क्या होती है, उत्पन्न होती है। मतलब अमरकंटक के पास से ये निकलती है। और कहाँ जाकर के मिलती है, तो पटना में गंगा नदी से जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या किसके बारे में जानते हैं, गंडक नदी के बारे में। अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, तो गंडक नदी के बारे में। वो कहाँ जाकर के मिलती है, तो सोनपुर में जाकर के मिलती है। देखिए क्या, अब थोड़ा सा जानने वाला बात है। गंडक नदी नेपाल और भारत में बहने वाली एक नदी है। वो कौन कौन से देश में बहती है, तो भारत और नेपाल दोनों में बहती है। गंडक नेपाल के प्रमुख नदियों में से एक है। गंडक कहाँ की प्रमुख नदियां हैं, तो नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है। गंडक नदी को नारायणी और काली गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है गंडक नदी को, तो काली और नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। काली, गंडकी और नारायणी नदी के भी नाम से जाना जाता है। देखिए क्या, गंडक नदी जो है ना, तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7,620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत में धौलागिरी एक जगह है, उसके उत्तर के मुख्य समुद्र तल से 7,620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तो गंडक नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7,620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तो गंडक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तो गंडक नदी निकलती है। और क्या देखिए, यह नदी, मतलब कौन सी नदी, तो गंडक नदी जो है नेपाल के मस्तंग क्षेत्र से होकर के बहती है। कौन नदी, मतलब गंडक नदी जो है नेपाल के मस्तंग क्षेत्र से होकर के बहती है। कहाँ बहती है, तो धीरे धीरे वो कहाँ आकर के मिलती है, तो सोनपुर में आकर के गंगा नदी से मिल जाती, गंगा नदी में विलय हो जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और देखिए क्या, इस गंडक नदी को जो है ना, नेपाल के तराई मैदानों में पहुंचने के बाद इसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी नदी के भी नाम से जाना जाता है। किसको, तो गंडक नदी को जब वो नेपाल के तराई के मैदानों में पहुंचने के बाद इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो
नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने के बाद इसको गंडक नदी के नाम से जानते हैं। भारत में जब ये आती है तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो गंडक नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन नेपाल में इसको नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, नारायणी नदी के नाम से। भारत में इसको गंडक नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यह जो नदी है, कौन नदी, तो मतलब गंडक नदी जो है, यह बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। किस किस राज्यों में बहती है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। और कहाँ आकर के मिलती है, तो यह देखिए हाजीपुर के निचले भाग में, मतलब हाजीपुर के निचले भाग में, पटना के आसपास। कहाँ, पटना के आसपास मतलब कहाँ, तो सोनपुर में आकर के यह गंगा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। गंगा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो यहाँ सोनपुर में यह आकर के कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी में विलय हो जाती है। एक तरह से कहिए जो गंगा नदी में ये अपना धारा को क्या करती है, छोड़ देती है। कौन नदी छोड़ती है, तो गंडक नदी जो है अपना वो क्या करती है, विलय हो जाती है, मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, तो गंडक नदी। कहाँ जाकर के मिलती है, तो सोनपुर में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो और आगे फिर समझते हैं किसके बारे में, तो कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी कहाँ आकर के मिलती है, कुर्सेला में आकर के मिल जाती है। तो देखिए कोसी नदी जो है ना, नेपाल के हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो नेपाल के हिमालय से निकलती है। और यह देखिए क्या, बिहार में भारत में दाखिल होती है। कहाँ आकर के मिलती है, तो भारत में किस राज्य में, तो बिहार में आकर के मिलती है। और कहाँ आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है, तो कुर्सेला के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कुर्सेला के पास यह गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, किसके बारे में अब पढ़ेंगे, तो फिर देखिए यहाँ पर महानदी जो है, दार्जिलिंग के पास में जो महानदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फरक्का बैराज के बारे में पढ़ेंगे। तो फरक्का बैराज से भी वो दो भागों में डिवाइड होती है। क्या, तो हुगली, और जो दूसरी ओर जो चली जाती है वो पद्मा, मतलब बांग्लादेश की ओर जो चली जाती है उसको किस नाम से जानते हैं, गंगा नदी। जो बांग्लादेश की ओर जो जाती है तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। मतलब बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ से आगे फिर बढ़ती है तो वो धीरे धीरे क्या बनती है, पद्मा। और एक तरफ से पद्मा रहती है। फिर जमुना को हम लोग ब्रह्मपुत्रा के भी नाम से जानते हैं। और वो मेघना, फिर बाद में चल करके वो तीनों नदियाँ मिल करके क्या बन जाती है, मेघना बन जाती है। और उसके बाद वो तीनों नदियाँ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तीनों नदियाँ मतलब तीनों नदियाँ मिल करके मेघना नदी बनती है। और मेघना नदी बाद में चल करके क्या बनाती है, तो डेल्टा बनाती है। तो पहले देखिए आप हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो फरक्का बैराज के बारे में पढ़ेंगे। फिर महानदी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हुगली के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर वहाँ से पद्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे पहले अब आगे हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, तो फरक्का बैराज के बारे में पढ़ना है। अब देखिए क्या, महानंदा उत्तर बिहार की महत्वपूर्ण नदी है जिसका नदी का उद्गम वेस्ट बंगाल के कौरसियांग के हिमालय से 6 किलोमीटर उत्तर में है। ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल के कौरसियांग के हिमालय से 6 किलोमीटर उत्तर में है। महानंदा पश्चिम और बंगाल के बीच सीमा के दायरे में बनती है। महानंदा कहाँ बनती है, तो पश्चिम और बंगाल के बीच सीमा के दायरे में बनती है। यह नदी स्रोत से निकल कर अलग अलग स्थानों में होते हुए प्रदेशों में वर्गीकृत होती है। गंगा में संगमित हो जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे देखिए क्या अब किसके बारे में, तो फरक्का बैराज में पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। फरक्का बैराज क्या करता है, नदी के प्रवाहों को नियंत्रित करता है। मतलब नदी के प्रवाहों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कुछ पानी को हुगली को जोड़ने वाली फीडर नहर में मोड़ देता है। और कुछ नदी के पानी को कहाँ मोड़ देता है, तो हुगली को जोड़ने वाली फीडर नहर में मोड़ देता है, ताकि इसे गाद मुक्त रखा जा सके। क्या मुक्त रखा जा सके, गाद मुक्त रखा जा सके। इस बैराज के नीचे गंगा नदी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला देखिए क्या,
विभाजित किया जाता है, दाईं ओर भागीरथी हो जाता है। दाईं ओर भागीरथी मतलब जिसको हम लोग हुगली भी यहाँ कह रहे हैं, दाईं ओर भागीरथी हो जाता है हुगली, और बाईं ओर कौन सा चला जाता है, पद्मा। बाईं ओर कौन सा चला जाता है, पद्मा। तो यहाँ देख लीजिए फरक्का बैराज जो है दो भागों में क्या हो जाता है, विभाजित करती है किसको, गंगा। इस बैराज के नीचे गंगा नदी दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। पहला क्या देखिए, भागीरथी मतलब जिसको हम लोग हुगली भी जान रहे हैं, दूसरा क्या, पद्मा मतलब देखिए दाईं ओर भागीरथी मतलब हुगली, और बाईं ओर क्या हो जाती है, पद्मा। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आगे देखिए क्या, तो देखिए क्या, पद्मा नदी जो है ना, पद्मा नदी बांग्लादेश की प्रमुख नदियां है। गंगा नदी के मुख्य सहायक नदी है। यह नदी भारत से चपई नवाबगंज के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, भारत से चपई नवाबगंज के पास। चपई नवाबगंज क्या है, एक जगह है पास, बांग्लादेश में क्या हो जाती है, प्रवेश करती है। पद्मा नदी बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय नदी है। पद्मा नदी की लंबाई मतलब बांग्लादेश में कितनी है, तो 225 मील है। पद्मा नदी बांग्लादेश की खाड़ी के पास मेघना नदी से मिलती है, और फिर मेघना नाम को क्या करती है, अपना लेती है। पद्मा नदी बंगाल की खाड़ी के पास मेघना नदी से क्या होती है, देखिए यहाँ पर पद्मा नदी जो है बंगाल की खाड़ी के पास मेघना नदी से मिलती है, और फिर किस नाम को अपना लेती है, मेघना नाम को क्या करती है, अपना लेती है। आप देखिए क्या, देखिए यहाँ पर पद्मा नदी, जमुना नदी और क्या, पद्मा नदी, जमुना नदी और मेघना नदी तीनों क्या करती है, तीनों क्या है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पद्मा नदी और जमुना नदी जो है किसकी सहायक नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। और देखिए एक बात और, गंगा और देखिए क्या, जो ये जो है सॉरी, एक बात हम आपको यहाँ पर क्लियर करना भूल गए हैं। गंगा नदी की जो धारा जो है ना, धारा से हुगली के अलग हो जाने के बाद से जमुना नदी से मिलने से पहले के हिस्से को क्या कहा जाता है, पद्मा नदी कहा जाता है। गंगा नदी की धारा हुगली से अलग होने के बाद और जमुना नदी से मिलने से पहले इस हिस्से को क्या कहा जाता है, पद्मा नदी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए क्या, पद्मा नदी में जमुना नदी जब मिलती है तो जो क्या हो जाती है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। क्या है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। और देखिए क्या, जब पद्मा नदी जो है ना बंगाल की खाड़ी के पास मेघना नदी से जब मिलती है और फिर किस नाम को अपना लेती है, तो मेघना नाम को अपना लेती है। मेघना नदी बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। मेघना और एक बात और क्लियर करना है कि मेघना नदी बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में भैरव बाजार के ऊपर सुरमा और कुशियारा नदियां से मिलने से बनती है। मेघना नदी कहाँ से मिल करके बनती है, तो देखिए मेघना नदी बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में भैरव बाजार से ऊपर सुरमा और कुशियारा नदियों से मिलने के बाद बनती है। कौन सी नदियाँ बनती है, तो मेघना नदी बनती है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए कि मेघना नदी बांग्लादेश के अंदर पूरी तरह से बहने वाली सबसे चौड़ी नदी है। जो भोला जिले के पास उसका चौड़ाई कितना हो जाता है, 12 किलोमीटर होता है। मेघना नदी चांदरपुर जिले में पद्मा नदी से मिलती है। मेघना नदी भोला जिले के बांग्लादेश की खाड़ी से मिलती है। मेघना नदी गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम के बाद फैलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाती है। फिर से एक बार क्लियर कर ले, मेघना नदी गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम के बाद फैलती है और बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले ये क्या बनाती है, तो डेल्टा बनाती है। अब एक चीज़ आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि डेल्टा किसको कहते हैं। तो आप देखिए क्या, किसी नदी के प्रवाह में बहने वाले तलछट मतलब अवसादों जैसे मिट्टी और अन्य सामग्री के ऐसे स्थानों में ठहरने व फैलने से बने वाले त्रिभुज आकार के स्थल को कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डेल्टा कहते हैं, जहां नदी का बहाव धीमा हो जाता है।
डेल्टा ऐसी जगहों में देखा जाता है जहां नदी किसी महासागर, समुद्र, झील और अन्य जलाशय में क्या करती है, प्रवेश करती है। डेल्टा का नाम डेल्टा क्यों पड़ा? तो डेल्टा का नाम डेल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि इसका अक्षर यूनानी वर्णमाला के डेल्टा अक्षर से मिलता है। जो डेल्टा है, यहाँ पर जो डेल्टा जो देख रहे हैं, डेल्टा का नाम डेल्टा क्यों पड़ा? तो डेल्टा का नाम इसलिए डेल्टा पड़ा क्योंकि इसका अक्षर जो है ना, यूनानी मतलब यूनानी वर्णमाला के डेल्टा के अक्षर से क्या होता है, मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डेल्टा पड़ गया। अब फिर से एक बार क्लियर कर दे, डेल्टा किसको कहते हैं? तो किसी नदी के प्रवाह में बहने वाले अवसादों, जैसे क्या होता है, मिट्टी और अन्य सामग्री के ऐसे स्थानों में ठहरने व फैलने से बने त्रिभुजाकार के स्थलों को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो जैसे मिट्टी और अन्य सामग्री के को ऐसे स्थानों में ठहरने और फैलने से बने हुए त्रिभुजाकार को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। जहाँ नदी का बहाव क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। जहाँ नदी का प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। डेल्टा ऐसी जगहों में देखा जाता है जहाँ नदियाँ किसी महासागर, समुद्र, झील और अन्य जलाशय में क्या करती है, प्रवेश करती है। समझ में आ गया होगा? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। अगेन वॉच माय चैनल।